हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए मिक्स क्वेश्चंस का एक स्पेशल मॉक टेस्ट, जो कि आपके मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर बेस होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो आपके पास में ऑप्शंस हैं समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण या ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। और अगर हम बात करें कि अवतल दर्पण क्या होता है, तो दोस्तों कोई भी अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसमें कि प्रकाश का परावर्तन जो है ना, वो अवतल सतह यानी कि अंदर वाली वक्र सतह पर होता है। ठीक है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि वाहनों की हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण को यूज में लेते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि 1962 में स्थापित डॉक्टर बीसी रॉय जो पुरस्कार है, ये मुख्य रूप से जो है किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके नाविक एग्जाम में आते हैं। तो देखिए ऑप्शंस हैं चिकित्सा यानी कि मेडिसिन, ऑप्शन बी जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता, ऑप्शन सी लॉ यानी कि विधि या ऑप्शन डी स्पोर्ट्स यानी कि खेल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मेडिसिन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे चिकित्सा। 1962 में स्थापित जो डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार है ना, ये आपके चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो है अवार्ड भारत में जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे देखिए इंग्लिश का एक क्वेश्चन है आपके पास में, जिसमें कि बोला जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिनोनियम बताना है और आपके पास में वर्ड है ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाता है दोस्तों बाधा। ठीक है, हम बोलते हैं ना बाधा या फिर रुकावट। तो यहाँ पे मैं जो है दोनों लिख देता हूँ वर्ड, तो आप लोग भी जो है इसको नोट कर सकते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्ट मतलब कि बाधा या फिर रुकावट। अब देखिए चार ऑप्शंस आपके पास में हैं, परमिट, अप्रूव, मैच या फिर ब्लॉक। तो जिस प्रकार ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि बाधा या फिर रुकावट होता है, उसी तरीके से ब्लॉक का दोस्तों मतलब हो जाता है आपके एक तरीके से रुकावट या फिर अवरोध। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवरोध। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें तो देखिए ऑप्शन ए, जिसमें कि आपको दिया हुआ परमिट, तो परमिट मतलब हम जानते हैं कि अनुमति पत्र होता है या फिर जो है आज्ञा देना होता है। अप्रूव का मतलब भी आप लोग जानते ही हैं कि मंजूर कर देना या फिर जो है स्वीकृति दे देना होता है। और मैच मतलब होता है मेल खा जाना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पे देखिए आपको ग्रामेटिकल एरर यानी कि स्पॉटिंग द एरर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। और आपको दोस्तों बताना है कि नीचे जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है उसमें जो है कहाँ पे आपको एरर शो हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास में सेंटेंस है यहाँ पर कि सेवरल मिनट्स पास्ड बिफोर सी रिटर्न कैरी मिल्क फॉर द डॉग। तो यहाँ पे देखिए और बताइए कि इस सेंटेंस में जो है कहाँ पे गलती है। तो अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये जो कैरी मिल्क आया है ना, ठीक है, तो इसमें जो है कैरी के साथ में आईएनजी फॉर्म को यूज में लिया जाएगा, यानी कि कैरिंग मिल्क को यूज में लेंगे। क्योंकि दोस्तों रिटर्न के बाद में जो है वर्ब जो होती है वो जिरंड यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में यूज होती है। ठीक है, तो ये रूल भी आपको पता होगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। और फिर देखिए करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा कि सेवरल मिनट्स पास्ड बिफोर सी रिटर्न कैरिंग मिल्क फॉर द डॉग। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्नलिखित तत्वों में से जो है किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। तो आपके पास में ऑप्शंस हैं यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम या फिर हीलियम। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अगर आधुनिक आवर्त सारणी देखी है तो उसमें अगर आप लोग किसी भी तत्व को देखते हैं ना, तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि 2 हीलियम 4। ठीक है, तो इसमें जो ये 2 है ना, ये इसमें जो है एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। ठीक है, और ये जो He है ये किसी भी तत्व के सिंबल को यानी कि उसके प्रतीक को दर्शाता है। और ये जो 4 है ना, ये इसके एटॉमिक मास को यानी कि परमाणु द्रव्यमान को दर्शाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है,
तो आयोनिक आवर्त सारणी में जो तत्व सबसे पहले स्थान पे आ रहा है और उसके बाद में धीरे धीरे अगर आगे बढ़ता जाता है तो उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो सबसे कम होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है ना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम और हीलियम। तो सबसे कम जो है परमाणु द्रव्यमान होगा हाइड्रोजन का। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 6। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो गति का दूसरा समीकरण है ये किसके बीच में संबंध को दर्शाता है। देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी करवाया है, जिसमें कि मैंने पहले समीकरण और तीसरे समीकरण के बीच में संबंध बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे गति का दूसरा समीकरण पूछा जा रहा है, जो कि हम जानते हैं कि होता है S = ut प्लस 1/2 at²। ठीक है, यही होता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो गति का दूसरा समीकरण है ना, ये आपके पोजीशन एंड टाइम के बीच में जो है रिलेशन को दर्शाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी की पोजीशन एंड टाइम। आई होप कि आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं कर सकता। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं बोरोन, आर्सेनिक, बिस्मिथ या फिर जर्मेनियम। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सब जो होते हैं ना, ये आपके मेटलॉइड यानी कि उपधातु होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जिसमें कि आया है बिस्मिथ। ठीक है, और बिस्मिथ जो होता है इसका प्रतीक होता है दोस्तों Bi। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और ये जो है ना एक सफेद क्रिस्टलीय धात्विक तत्व होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्पॉटिंग द एरर का ही, और आपको जो है सेंटेंस के अंदर ग्रामेटिकल एरर को फाइंड करना है। तो देखिए सेंटेंस है आपके पास में यहाँ पर कि द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड। तो देखिए काफी सिंपल सा लॉजिक है इसमें। तो हम जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है ये जो क्रिएशन इन द वर्ल्ड आया है ना, ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको क्रिएशन इन द वर्ल्ड दिया गया है, इसमें जो है क्रिएशन के साथ में एस को यूज में लिया जाएगा और ये हो जाएगा क्रिएशंस इन द वर्ल्ड। ऐसा क्यों? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब वन ऑफ दी को यूज में लिया जा रहा है सेंटेंस में, ठीक है, तो वन ऑफ दी के बाद में जो है नाउन जो होता है ना वो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में आता है। ठीक है, और जो वर्ब होती है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज में आती है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा कि द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस इन द वर्ल्ड। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए प्रश्न संख्या 9। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है रीजनिंग के क्लासिफिकेशन का एक सवाल दिया हुआ है, और इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको काफी सारे करवा दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिसमें से 3 जो है ना किसी प्रकार से समान है, और इनमें से एक जो है वो असंगत है। तो असंगत वाले अक्षर समूह का आपको चयन करना है। तो हम जो है यहाँ पर आपके ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन जो कि आपको दिया हुआ है LPK। तो अगर हम देखें ना L से P में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि प्लस का 4 हुआ है। ठीक है, क्योंकि L 12 नंबर पे आता है और P 16 नंबर पे। ठीक उसी प्रकार से देखिए P से K यानी कि यहाँ पे माइनस का 5 हुआ है। अब देखिए ऑप्शन बी जो कि आपको दिया हुआ है SWD। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो देखिए S से W यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 4 हुआ है, और W से D यानी कि यहाँ पे दोस्तों आपके प्लस का इस बार 7 हुआ है। अब आते हैं ऑप्शन सी के ऊपर जो कि आपको दिया हुआ PSH। ठीक है, अब देखिए PSH में यहाँ पे देखिए P से S यानी कि इसमें हो रहा है प्लस का 3, और फिर देखिए S से H, तो S से H यानी कि यहाँ पे दोस्तों माइनस का 11 हुआ है इस बार। अब आते हैं ऑप्शन डी के ऊपर, तो यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ है F, J और Q। तो देखिए F आता है 6 नंबर पे और J आता है 10 नंबर पे, यानी यहाँ पे भी प्लस का 4 हुआ है। फिर देखिए J से Q, तो J से Q यानी यहाँ पे प्लस का 7 हो रहा है। तो आपको यहाँ पर कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, तो देखिए दोस्तों इसमें भी प्लस का 4 आया है, इसमें भी प्लस का 4 आया है, और इसमें भी प्लस का 4 आया है। लेकिन ऑप्शन सी PSH ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि प्लस का 3 आया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे देखिए एनालॉजी का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले से। यानी कि जिस प्रकार फास्टर का रिलेशन इसके साथ में है, आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर कि किंगडम का रिलेशन जो है वो किसके साथ में होगा। तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं फास्टर को किस टाइप से लिखा जा रहा है।
तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि ये जो फास्टर वर्ड जो आपको दिया हुआ था ना, इसमें जो भी लेटर्स हैं, ठीक है, उसको जो है वर्णमाला का जो व्यवस्थित क्रम है ना, उनके अकॉर्डिंग जो है अरेंज किया गया है। बोलने का मतलब क्या है कि जो अल्फाबेट्स में पहले लेटर जो आता है उसको पहले लिखा गया है, और उसमें जो है इंक्रीमेंट करते हुए हम चले हैं, यानी कि पहले जो नंबर पे आएगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए जो है पहले नंबर पे आता है तो इसको पहले लिख दिया, उसके बाद ई आएगा तो ई को हमने लिख दिया, फिर देखिए एफ आएगा 3 नंबर पे यहाँ पे तो एफ को लिखा है, फिर देखिए आर पहले आएगा अल्फाबेट में तो आर को लिखा गया है, फिर एस को, और उसी तरीके से टी को। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब देखिए किंगडम जो आपको वर्ड दिया हुआ है ना, इसमें भी हमें यही चेक करना है कि अल्फाबेट में जो पहले नंबर पे आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि डी पहले आएगा तो इसको हम डी को लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि जी आएगा तो इसको जी को लिखेंगे। उसके बाद आई आएगा तो आई को लिखा जाएगा। फिर हो जाएगा आपके यहाँ पे के, उसके बाद में एम, फिर देखिए एन, और उसके बाद आ जाएगा ओ। तो आपके पास आंसर आ चुका है DGIKMNO, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए प्रश्न संख्या 11, और यहाँ पे आपको सवाल दिया गया है कि दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश जो है मोड़ करके एक घन यानी कि एक क्यूब बनाया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से बने हुए क्यूब में जो है 5 वाले फलक की विपरीत वाले फलक पर जो है कौन सी संख्या होगी, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को जब भी इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें कि आपको जो है एक खुली सीट देखने को मिले और आपको ये बोला जाए कि इनको जो है मोड़ करके एक घन बनाया जाता है, तो उसमें जो विपरीत फलकें होंगी वो किस प्रकार से होंगी उनको समझिए यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, 4 के ऑपोजिट में आ जाएगा 3, ठीक है, 4 के ऑपोजिट आएगा 3, ठीक है, और 2 के ऑपोजिट यहाँ पे आ जाएगा 5, और 1 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1 के ऑपोजिट आएगा यहाँ पर 6, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा कि 4 के ऑपोजिट क्या आया है, तो 4 के ऑपोजिट आ गया 3। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 के ऑपोजिट क्या आया है, तो 2 के ऑपोजिट यहाँ पे आ गया 5। और फिर देखिए 1 के विपरीत फलक कौन सी आई है, तो 1 के विपरीत यानी कि ऑपोजिट जो फलक आई है वो आई है 6 वाली, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 5 वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या आपको दिख रही है, तो आपको देखने को मिल रहा है 2, ठीक है, और 2 आपको दिया हुआ है ऑप्शन डी के अंदर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप की बात आप लोग समझे होंगे, और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है थोड़े ज्यादा कराऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 12, यहाँ पे आपको रीजनिंग के सीरीज का एक सवाल दिया हुआ है और आपको बताना है कि इस सीरीज में ये जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे कौन सा नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको सीरीज में शुरुआत में क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जाए ना, तो आप क्या करिए कि उस सीरीज को क्वेश्चन मार्क के बाद में शुरू करिए, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि 83 से 118 की ओर ये सीरीज जा रही है। तो यहाँ पर देखिए 83 से 118 यानी कि यहाँ पे प्लस 35 हुआ है, ठीक है। अगर हम 83 के साथ में 35 को ऐड करेंगे तभी जाके 118 आएगा। फिर देखिए 118 से 160 यानी कि यहाँ पे भी गैप कितने का है, 42 का, क्योंकि हम 118 के साथ में 42 को ऐड करेंगे तभी जाकर के हमारे पास में 160 आएगा। उसी तरीके से देखिए 160 से 210 में, तो यहाँ पर तो सीधा ही आपको 50 का गैप देखने को मिल रहा है। तो ऐसे तो हमें यहाँ पे पता चल नहीं पा रहा कि क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पे नीचे देखेंगे ना कि 35 से 42, तो 35 से 42 यानी कि यहाँ पे प्लस का 7 हुआ है, ठीक है। फिर देखिए 42 से 50, तो 42 से 50 यानी कि यहाँ पे प्लस का 8 हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि +7 + 8 हो रहा है, तो उससे पहले +6 + 5 भी हुआ होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों कि देखिए कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा यहाँ पे 54, ठीक है। ऐसा क्यों, तो देखिएगा, इसको समझिएगा कि देखिए 54 उसमें जो है अगर मैं ऐड करूंगा यहाँ पे 29, ठीक है ना, 29 ऐड करूंगा तभी जाकर के 83 आएगा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे 29 से 35 में, तो 29 से 35 में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा +6, ठीक है। और उससे पहले देखिए 30 से 54 में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे 24 हो रहा है, और 24 से अगर आप 29 में देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है, यानी कि नीचे क्या हो रहा है, +4 5 +6 +7 +8। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर कौन सा आ गया, तो
तो ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन 54। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे आपको दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि संवेग को जो है किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, ठीक है। और इसको हम जो है P = mv लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है संवेग कहलाता है, और ये जो है एक सदिश राशि है। अब देखिए प्रश्न संख्या 14, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि नकारात्मक त्वरण जो है निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं वेग, संवेग, बल या फिर दूरी। तो दोस्तों नकारात्मक त्वरण जो है ना वो वेग के विपरीत होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए किसी भी वस्तु में जो है मतलब कि वेग में जो है बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन होने की स्थिति में जो है त्वरण एक समान रहता है, ठीक है। और किसी भी वस्तु के वेग का परिमाण जो है ना वो समय के साथ साथ बढ़ता है, तो त्वरण जो है वो धनात्मक, और घटने पर जो है त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसको कि आप लोग क्या बोलते हैं, मंदन, ठीक है ना। आपको याद होगा ये सब। अब देखिए प्रश्न संख्या 15, और यहाँ पे मिसिंग नंबर का एक सवाल आपको दिया हुआ है, जिसमें कि आपको बताना है कि एक के ऑपोजिट ये जो क्वेश्चन मार्क है ना इसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग ये समझिए कि बाकी नंबर्स कैसे आए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये जो आपको 2 दिया हुआ है तो इसके ऑपोजिट में आपको 4 दिया हुआ है ना। तो देखिए ये जो 2 है, ठीक है, तो इस 2 का अगर मैं स्क्वायर कर लेता हूँ तो मुझे 4 मिल जाएगा, ठीक है, इस 2 का स्क्वायर करने से। उसी तरीके से देखिए आपको 8 दिया हुआ है ना, तो 8 का अगर मैं स्क्वायर कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे 64 मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5 के ऑपोजिट में 25, तो आप जानते हैं कि 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो देखिए आपको ये जो क्वेश्चन मार्क में 1 के ऑपोजिट दिया हुआ है ना, तो हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर तो दोस्तों 1 ही होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो देखिए प्रश्न संख्या 16, और यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास में कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका जो रजिया सुल्तान थी ये किस राजवंश से संबंधित थी। तो ऑप्शंस हैं खिलजी राजवंश, लोधी राजवंश, मुगल राजवंश या फिर दास राजवंश। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो आपके रजिया सुल्तान थी ये दास वंश से संबंधित थी, ठीक है। और रजिया सुल्तान जो है ना ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, और इल्तुतमिश ने जो है रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और इसको जो है गुलाम वंश, दास वंश और मामलुक वंश भी कहा जाता है। और इसकी जो है शुरुआत यानी कि इसका जो पहला शासक है ना गुलाम वंश का वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पर देखिए मैथ्स का एक क्वेश्चन आपके पास में है प्रॉफिट एंड लॉस का, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी ऑलरेडी आया हुआ है। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक दुकानदार जो है अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, ठीक है। और 400 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर जो है जो कि थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो गई थी यानी कि खराब हो गई थी, तो उसने जो है 10% की अतिरिक्त छूट जो है उसकी पेशकश की। तो ग्राहक को जो है वो वस्तु किस कीमत पर मिली यानी कि कितने रुपये में मिली ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों आपके जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस, उसके बाद में देखिए दोस्तों 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, और बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में आएगा 100। तो अब देखिए आपके पास में सब दिया हुआ ही है। तो यहाँ पर देखिए 400 रुपये में अंकित मूल्य है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा मार्क प्राइस की जगह पे 400। उसके बाद देखिए दोस्तों आपके 100 माइनस 10 हो जाएगा, तो 100 माइनस 10 क्योंकि 10% का उसने डिस्काउंट दिया है, बट्टा में आएगा 100। अब देखिए वैल्यू को सॉल्व करिए, तो 400 गुणा 90 बट्टे में आपके पास में आएगा 100, ठीक है। यानी कि यहाँ से वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 9 चौके 36 यानी कि 360। तो 360 आ चुकी है। अब उसने ये बोला कि जो वस्तु थी ना वो थोड़ी क्षतिग्रस्त थी यानी कि थोड़ी सी खराब थी, तो उसने अतिरिक्त 10% की छूट उसको देनी चाहिए, ठीक है। तो अतिरिक्त 10% की छूट यानी कि 360 इंटू 100 में से 10% की छूट अतिरिक्त दी तो 90 बट्टा 100 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही बट्टा में 100 होता है। तो देखिए दोस्तों एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, तो 36 इंटू 9 कर लीजिए, 36 इंटू 9 यानी कि 324, और 324 रुपये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 18। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ 4 अलग अलग संख्याएं दी गई है और पहली 3 संख्याओं का औसत जो है ना वो चौथी संख्या का 4 गुना है।
पहली तीन संख्याओं का जो औसत है ना वो चौथी संख्या का 4 गुना है। तो आप सीधे ही चौथी संख्या को मान लो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो आपके फोर्थ नंबर है, ठीक है, वो x है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि चौथी संख्या x है। उसने बोला कि पहली तीन संख्याओं का औसत जो है ना वो उसका 4 गुना है, यानी कि 4x है। तो तीन संख्याओं का औसत, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं तीन संख्याओं का एवरेज, ठीक है। एवरेज यानी कि औसत होता है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि 4 गुना है ये बोला गया है, ठीक है ना। तो पहली तीन संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कुल योग देखना, तो तीन संख्याओं का कुल योग, तो योग बराबर देखिएगा क्या हो जाएगा, तो योग बराबर आपका हो जाएगा 3 इंटू 4x, ठीक है। ये हो जाएगा ना, क्योंकि 3 इंटू 4x, क्योंकि हमारे पास में एवरेज है तीनों संख्याओं का 4x, और उसने बोला योग, तो 3 इंटू 4x, यानी कि आपके पास में वैल्यू आएगी 12x। अब देखिएगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 12x प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा 87.75, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें ये बोला गया है कि सभी चार संख्याओं का जो औसत है ना वो 87.75 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 87.75, और इनटू में क्या आएगा 4, क्योंकि टोटल संख्याएं कितनी है 4 है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा 13x प्लस, नहीं 13x इज इक्वल टू आएगा, तो 13x इज इक्वल टू में ये हो जाएगा, इसको करेंगे आप सॉल्व तो 351 आपके पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 27, ठीक है, क्योंकि 13 से ये डायरेक्ट कट जाएगा, तो 27 आएगी आपके पास में x की वैल्यू। तो पहली तीन संख्याओं का औसत हमने क्या माना था 4x माना था, ठीक है ना। तो 4x माना था, तो इसमें आप क्या करिए कि x की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो 4 इंटू 27, तो 4 इंटू 27 यानी कि दोस्तों 108, तो 108 आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन बी। तो पहली तीन संख्याओं का जो औसत है वो 108 है, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 19, यहाँ पे भी मैथ का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो हवाई जहाजों की गतियों का जो अनुपात है ना वो 11:18 है, और अब बोला जा रहा है यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटों में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दूसरे हवाई जहाज की जो गति है वो मीटर पर सेकंड में क्या होगी। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि हवाई जहाज की जो गतियों का अनुपात है ना वो आपके यहाँ पर 11x और 18x है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि हवाई जहाज की गतियों का अनुपात 11x और 18x है। तो अब देखिए क्योंकि आपको दिया हुआ है पहली हवाई जहाज की चाल, तो फर्स्ट वाले की चाल आपको कितनी दी हुई है, तो फर्स्ट वाले की चाल बराबर हो जाएगा कितना, देखिए इसको मैं लिख देता हूं, चाल बराबर हो जाएगा ये आपके, दूरी आपको देखिए कितनी दी हुई है 1650, तो हम आपके 1650 बट्टा में समय कितना है 3, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, तो दूरी तो 1650 किलोमीटर दी हुई है और बट्टा में 3 घंटे समय आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू को डायरेक्ट, तो ये आपके पास में 550 आ जाएगा, यानी कि 550 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए पहली हवाई जहाज की चाल आपके पास में आ चुकी है 550 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए कि पहली हवाई जहाज की चाल हमने कितनी मानी थी 11x, ठीक है ना, तो 11x मानी थी। तो देखिए 11x की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, तो 11x की जो वैल्यू है वो दोस्तों आपके 550 के बराबर है। तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 50, ठीक है, कितना किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर आपके पास में आ चुका है, ठीक है, क्योंकि 11 से जो है 550 डायरेक्ट कटता है 50 बार में। अब देखिए कि x की वैल्यू आपके पास में है 50 किलोमीटर, तो क्या आप लोग दूसरे हवाई जहाज की चाल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड की चाल कितनी हो जाएगी, सेकंड वाले की चाल बराबर हो जाएगा आपके 18x था ना, ठीक है, तो उसमें क्या करिए कि 18 इंटू 50 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू आपके पास में 50 आई है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 900, ठीक है, 900 क्या किलोमीटर पर आवर आएगी, क्योंकि दोस्तों ये किलोमीटर पर आवर में सॉल्व हो रहा था, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे आंसर किस में बताना है मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में बताना है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 900 इंटू 5/18, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए हम यही करते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास में 250 मीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए प्रश्न संख्या 20, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनिन को जो है सामान्यतया किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेलोजन।
देखिए आवर्त सारणी जो है ना, यानी कि पीरियोडिक टेबल, तो उसके वर्ग नंबर 17 में जो स्थित 5 तत्व हैं, जिसमें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनिन जो आते हैं, इनको जो है हेलोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये तत्व जो है ना, ये समुद्री जल में बहुतायत में पाए जाते हैं। और दोस्तों एस्टेनिन जो है, ये एक रेडियो तत्व होता है। ठीक है, जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, तो उनमें से होता है। और इन तत्वों की जो क्रियाशीलता है, ये भी काफी ज्यादा होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, तो आपको ये बताना है कि इनमें से किसका उपयोग जो है सिरका तैयार करने में किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं मेथेनॉल, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो जो भी इसका राइट आंसर है वो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तब तक के लिए बाय।